गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द एस्पिरेंट चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बासेल नॉर्म्स के बारे में। क्या है बासेल नॉर्म्स? आपने न्यूज़ में आई एम श्योर कि आपने बहुत बार सुना होगा कि बासेल नॉर्म्स के बेसिस पे भारत के जो बैंक्स है उनकी कैपिटल्स शायद कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो ये बासेल नॉर्म्स का मतलब क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इस पिक्चर के इस एक कहानी के थ्रू, राइट। चलो एक मानते हैं कि पूरे बैंकिंग सिस्टम में बैंक कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके पास कितना पैसा है। इसी बात पर डिपेंड तो करता है। क्यों? अगर मान लो बैंकों के पास पैसा ही नहीं है तो इन केस अगर डिपॉजिटर्स को अपने पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो पैसा देगा कहां से? तो इसीलिए कैपिटल तो चाहिए। और ये जो कैपिटल है ये इस बात पर डिपेंड करता है, बैंकों के पास जो कैपिटल है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उन्होंने किस किस कैटेगरी के लोगों को पैसा दिया है। यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने ऐसे लोगों को पैसा दिया हो जहां से उन्हें चांसेस है कि पैसा रिकवर भी हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो चांसेस है, जहां से चांसेस ये भी है कि उन्हें पैसे रिकवर नहीं हो पाए, यानी कि रिस्क का जो प्रोफाइल है वो डिफरेंट हो सकता है। तो जो बैंक होते हैं जिन्हें पैसा चाहिए और जो पैसे की जो रिक्वायरमेंट है वो जब इन्वेस्टमेंट की तरफ फुलफिल करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने लोन के फॉर्म में दिया है उन सारे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल को जिनके डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल है उसके बेसिस पे उनकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी तो अलग होगी। सिंपल सा बात समझ में आ रहा है कि अगर आपने पैसा दिया तो यानी कि आप में भी तो रिस्क है, आप में भी तो डिफरेंट टाइप की रिस्क इन्वॉल्व है। अगर बैंक फेल कर रहा है इसका मतलब है कि आपने ऐसे लोगों को ज्यादा पैसा दिया था जो शायद डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा बढ़ा दे रहे थे, या फिर वो शायद पैसा आपको नहीं रिटर्न करने वाले थे। बैंक अच्छा इस बात पे मतलब बैंक की जो पूरी फंक्शनिंग है ना वो इस बात पे डिपेंड करती है कि क्या वो ऐसे लोगों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है जहां से रिटर्न्स के चांसेस ज्यादा है। तो बासिल नॉर्म्स ना, नॉर्म्स मतलब एक प्रोविजन, एक रूल, एक रेगुलेशन। ये क्या है? ये इसी चीज को टैकल करने के लिए बनाया गया कि बैंक के जो रिस्क हैं, बैंक के जो फेलियर्स के रिस्क हैं, उसे हम कैसे टैकल करें, उसे हम कैसे मेंटेन करें और ये इंश्योर करें कि बैंक जो है वो अच्छे से फंक्शन कर पाए और इकोनॉमी में एक साउंड फाइनेंशियल सिस्टम की वहां पे हम नींव, फाउंडेशन रख पाए। ये है बासिल नॉर्म्स के बारे में। तो नॉर्म्स तो समझ में आ रहा है कि बासिल नॉर्म्स का मतलब है, लेकिन ये बासिल है क्या? देखो बासिल ना एक सिटी है, एक शहर है स्विट्जरलैंड में, जो कि बैंक फॉर द इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का हेडक्वार्टर है। अब ये बैंक फॉर द इंटरनेशनल सेटलमेंट्स क्या है? देखो एक ऐसी संस्थान है ना जो दुनिया के जितने भी रेप्यूटेड या जितने भी सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी है, जैसे भारत में आरबीआई, उन सभी का एक ग्रुप है जो कॉपरेशन करते हैं, जिनका मेन मकसद क्या है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाना, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन को काफी स्टैंडर्डाइज करना, काफी अच्छे बैंकिंग रेगुलेशन को इंक्लूड करना, उनको एग्जीक्यूट करना। तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो बासेल में है। तो वहीं पे जो डिसीजन लिया गया, जो रेगुलेशन लिया गया, उसी रेगुलेशन के बेसिस पे हमने इस रेगुलेशन का नाम ही क्या रख दिया? बासेल नॉर्म्स रख दिया। ठीक है। अभी अगर देखा जाए तो थोड़ी सी फैक्चुअल बात है कि बासेल जो ये जो आपका जो मीटिंग होता है जहां पे बासेल कमिटी जो होती है जनरली ये सारी चीजें करती है, तो उस कमिटी में लगभग 28 जो है मेंबर नेशन हैं। ठीक है। तो टेक्निकली बात समझ में आ रहा है आपको कि जो बासेल गाइडलाइन है वो आपके सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड, आपके रेगुलेशन, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं। अब ये बनाता कौन है? ये बासेल कमिटी है जो कि बैंकिंग सुपरविजन पे है, उसी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंदर जो आती है। ठीक, समझ में आ गया? ओके। अब ये जो एग्रीमेंट है आपने जो बनाया, जो उस कमिटी ने बनाया, जिसका मेन मकसद क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम को काफी इंप्रूव करना। उस केस में हम इसे बोलते हैं बासेल एकॉर्ड बोलते हैं, जिसका मेन पर्पस क्या है? अगेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास इतना कैपिटल तो हो ताकि वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपनी जो ऑब्लिगेशंस है, अपने जो लॉसेस हैं, उसे कम से कम टैकल कर सके। यानी कि यू हैव टू हैव इनफ कैपिटल जिसके बेसिस पे आप ये बोल सको कि इवन इन द केस ऑफ फेलियर मैं आपको आपके जो पैसे हैं कुछ हद तक रिटर्न कर सकूंगा। तो कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना है, वो कितना कैपिटल होना चाहिए, उसके लिए हमने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं। ठीक है। ओके। तो चलो इसी कैटेगरी में, इसी प्रोसेस में, बैंकिंग सिस्टम में हमने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं। ठीक है। उसके बाद बेसिस पे हमने 3 नॉर्म्स बना दिए। एक बासेल फर्स्ट नॉर्म्स बनाया, राइट। फिर हमने बासेल 2 नॉर्म्स बनाया और बासेल 3 नॉर्म्स बनाया। मतलब
ओवर टाइम हमने चीजें और रेगुलेट करने की कोशिश करी है, हमने उसमें इंप्रूवमेंट करा है, हमने और टारगेट करने की कोशिश करी है। ये क्या है? ये अगेन बैंकिंग सिस्टम को टारगेट करने के लिए, उसके फाइनेंशियल सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए हमने चीजें करी हैं। चलो देखते हैं। 1998 में पहली बार ये जो आपकी बैंकिंग बासेल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन थी, यानी कि बीसीबीएस, इसने एक तरीका अपनाया। इसने बोला हम एक कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम यूज करने वाले हैं, जिसका नाम उन्होंने बोला बासेल कैपिटल एकॉर्ड। ये क्या था? एक तरीके से कितना कैपिटल चाहिए उसका एक तरीका है, मेजर करने का तरीका है, जिसका मेन मकसद था कि आप जितना रिस्क देते, जितना आपने लोन दिया है उसका रिस्क क्या है। यानी कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी समझाया कि अगर कोई इंसान को आपने लोन दिया है तो उस इंसान पे कितना रिस्क है कि वो लोन देगा या नहीं देगा, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। उस लोन पे कितना रिस्क है, ठीक है। अब इसी बेसिस पे हमने बोला कि हम चाहते हैं आपने जितने भी एसेट्स हैं, आपने मतलब इन्वेस्टमेंट, जैसे बैंक जब लोन देगा तो वो लोन बैंकों के लिए एसेट्स हो गया ना, उसने दिया है, लेकिन वो जो रिस्क है जो उस लोन के साथ इन्वॉल्व है उसे हम बोलते हैं रिस्क वेटेड एसेट। तो जितना भी आपने रिस्क वेटेड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया है उसका कम से कम 8% आपके पास पैसा तो होना चाहिए। अगर आपने लोन दिया है 100 रुपए का, वो रिस्क वेटेड एसेट के फॉर्म में है, रिस्क वेटेड एसेट के फॉर्म में है, तो इसका लगभग 8% आपके पास अपने अकाउंट में तो होना चाहिए, ठीक है। जिसका मतलब इससे हम एक सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं कि अगर कोई भी दिक्कत आएगा तो वो अपने प्रॉब्लम को कम से कम टैकल तो कर पाए। ये जो बासेल वन था इसको भारत ने लगभग 1999 में अडॉप्ट किया। उसके बाद सेकेंड चीजें आगे बढ़ी और 2004 में जून में हमने फिर से नई गाइडलाइंस निकाली। बीसीबीएस ने निकाला, टेक्निकली देखा जाए बीसीबीएस का पार्ट वैसे आरबीआई भी है, क्योंकि आरबीआई भारत की सेंट्रल अथॉरिटी है। यहां पे इसने बोला कि बैंक को कम से कम जो है वो 8% जो है रिस्क एसेट्स का कैपिटल तो मेंटेन करना ही चाहिए। यहां पे भी रिफाइन ही किया गया चीज, ऐसा नहीं कि बहुत नया नया चीज लाया गया, जस्ट अ रिफाइनमेंट ऑफ whatever they were trying to achieve through the Basel वन नॉर्म्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने कुछ कुछ रेगुलेशन लगाया। उन्होंने बोला कि बैंक को अपना रिक्वायरमेंट दिखाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना पड़ेगा, है ना। उनको अपना मैंडेटरी कर दिया कि आपके जो कैपिटल एसेट्स, वो जो रिजर्व है ना, एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट है, कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट जो है, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास सही में 8% पैसा है कि नहीं है। तो ये काफी ज्यादा मतलब उन्होंने मैंडेट कर दिया, कि मैंडेटरी कर दिया। लेकिन देखा जाए तो भारत ने बासेल 2 के नॉर्म्स को अभी तक मतलब इंप्लीमेंट नहीं किया पूरी तरीके से। खैर 2002 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही भयावह डेंजरस एक डेवलपमेंट हुआ। आपको सभी को पता है कि मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008 में, लेमन क्राइसिस आया, है ना। वहां पे जो अमेरिका से जो स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट बिजनेस जो कोलैप्स किया, उसके बाद वहां पे जो रियल एस्टेट बिजनेस अचानक वहां के प्राइसेस स्काई रॉकेटेड हो गए थे, है ना। तो वहां से चीजें बहुत खराब हुई, और जिसके बेसिस पे हमने बोला कि चूंकि बैंकिंग सिस्टम के ही फेलियर के चलते वो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, हम और चीजें रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पे फिर से 2010 में इस कॉन्टेक्स्ट में बासेल 3 यानी कि और रेगुलेशन को स्ट्रिंजेंट करने की कोशिश करी। यहाँ पे हमने बेसिकली क्या करा, हमने बोला कि आप जो शॉर्ट टर्म फंडिंग होता है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, है ना, ठीक है। हम ट्रेडिंग बुक एक्टिविटीज जो है, आपको अपनी बुक एक्टिविटीज काफी अच्छी करनी पड़ेगी। तो बासेल 3 का नॉर्म्स का अगर देखें, मतलब देखिए, तो इसका मेन मकसद था कि हमें गवर्नेंस को इंप्रूव करना है, बैंक में ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करना है ना। हम कैपिटल को और बढ़ाना चाहते हैं, जिसके चलते वो शॉक्स एब्जॉर्ब कर सके। अब शॉक्स का मतलब क्या, ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें जो आप कभी इमेजिन या फिर एक्सपेक्ट नहीं करते हो, जो फाइनेंशियल या इकोनॉमिक स्ट्रेस के चलते आ सकते हैं। चलिए बासेल नॉर्म्स को थोड़ा सा और बढ़िया से, थोड़े से और मैथमेटिक्स टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, यानी कि हम बोलते हैं ना कि अगर आपका रिस्क वेटेड एसेट्स जो है वो 100% है, तो उसका जो 8% होना चाहिए वो आपका कैपिटल होना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि आपके पास 8% कैपिटल होना चाहिए, लेकिन रिस्क वेटेड एसेट्स का। तो ये रिस्क वेटेड एसेट, या जो इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। द कैपिटल रिक्वायर्ड, द एडिक्वेट कैपिटल रिक्वायर्ड टू मेंटेन, कि आप जिसके चलते अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिक्योर कर सके। ओके, चलो देखते हैं। जैसे मान लो एक बैंक है 1, एक बैंक है 2। अब ये बैंक के पास अपने एसेट्स होते हैं कुछ, हर बैंक की अपनी लाइबिलिटी होती है। एक बैंक का अपना एसेट्स और अपनी लाइबिलिटी उसकी भी कुछ है। इस बैंक फर्स्ट वाले बैंक में किसी इंसान ने मान लो कि
किसी इंसान को इसने 1 करोड़ का लोन दिया है, और दूसरा है इसी बैंक ने एक ऐसे इंसान को लोन दिया है जिसने 3 करोड़ का कम से कम कोलेट्रल भी वहां पे जमा किया। यानी कि यहाँ पे रिस्क जो है काफी कम है, क्योंकि आपके पास कोलेट्रल भी है ना, आपके पास कोई सिक्योरिटी पेपर है। यानी कि 3 करोड़ का ऐसा लोन है जहां पे रिस्क कम है, 1 करोड़ का लोन है जहां पे रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, तो टोटल 4 करोड़ का लोन हो गया। सेकेंड, अब इस केस में बैंक 2 में देखें तो यहाँ पे अगेन इसने 3 करोड़ का पर्सनल लोन दे दिया है, यानी कि यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो कोलैटरल 1 करोड़ का लोन है, जहां पे आपको सिक्योरिटी है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, वो कम है। यानी कि यहाँ पे जो लोन इसने दिया है वो रिस्क की ज्यादा है, क्योंकि 3 करोड़ तो आपको पर्सनल लोन में दे दिया आपने, वहां पे कोई सिक्योरिटी कोलैटरल आपने दिया नहीं। तो ये जो बैंक 2 के पास एसेट्स है वो काफी हाई रिस्क वाले एसेट्स है ना, और बैंक 1 के पास जो एसेट्स है काफी लो रिस्क वाले एसेट्स है। अब ये आपको समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो आरबीआई ने बोला क्योंकि इन दोनों बैंकों का रिस्क प्रोफाइल अलग है। अगर आप जैसे मान लीजिए कि एक पर्सनल लोन का हम बोलते हैं रिस्क वेट जो है 100% है, यानी कि आप किसी इंसान को लोन दोगे तो वहां पे रिस्क का चांसेस 100% है, और अगर आपने किसी कोलैटरल के बेसिस पे किसी को लोन दिया है तो वहां पे जो चांसेस है वो 50% रिस्क है। ठीक, अब इस केस में बैंक 1 का अगर रिस्क प्रोफाइल हम लोग निकालने की कोशिश करें कि बैंकों का रिस्क कितना है, तो बैंक 1 में देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपने 1 करोड़ का लोन दिया, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो रिस्क परसेंटेज है वो तो 100% है, और इस कोलैटरल के अगेंस्ट अगर आपने लोन दिया है तो वहां पे रिस्क जो है 50% है। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि रिस्क ऑब्वियस सी बात है कम है, इसलिए हमने वेटेज कम दिया, तो हमने रिस्क को असाइन किया, रिस्क को वैल्यू असाइन किया है। इस बेसिस पर बैंक 1 का हम लोग कैपिटल टू रिजर्व जो है, यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखें तो पहला 1/1, इसने 1 करोड़ का लोन दिया इंटू 100% को 1 लिख सकते हैं, प्लस, ठीक है, इसने फिर 3 करोड़ का लोन दिया 3 इंटू 0.5, क्योंकि इसमें हमने 0.5 यानी कि 50% हमने इसको वैल्यू असाइन किया था। अगर वैल्यू देखोगे तो 0.4 आ रहा है। सेकंड बैंक में जो रिस्क का वैल्यू है वो 0.3 आ रहा है, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे मतलब रिस्क नहीं, ये कैपिटल जो है, यानी कि अगर देखो बैंक 1 में कैपिटल का वैल्यू है 0.4 और बैंक 2 में जो कैपिटल का वैल्यू है 0.3, इसका मतलब है कि जो कैपिटल है बैंक 1 के पास वो ज्यादा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो ज्यादा है, इसका मतलब है डिपॉजिटर्स का मनी बैंकों में बैंक 1 में सेफ है। वो हमने पिक्चर में भी देखा था कि किस तरीके से बैंक 1 ने ज्यादा पैसा कोलैटरल के बेसिस पे दिया है, यानी कि हायर द कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जितना ज्यादा आपके पास कैपिटल होगा आपके रिस्क वेटेड एसेट के अगेंस्ट आपकी जो बैंक में डिपॉजिट्स है मनी, उसकी सेफ्टी उतनी ही ज्यादा होगी। यही तो है, यही तो हमें चाहिए था कि जितना आपका CRAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हाई होगा उतना ही आपका मनी सेफ है। इसलिए बैंक को सेव करने के लिए बैंक के पास ज्यादा से ज्यादा CRAR होना चाहिए, और जिसके चलते अगर आपको CRAR बढ़ाना है, यानी कि आपको अगर अपना एडिक्वेसी रेशियो बढ़ाना है, तो अल्टीमेटली आपको कैपिटल ज्यादा चाहिए, आपके पास पैसे ज्यादा होने चाहिए। अब कैपिटल में क्या आ सकता है? आपकी इक्विटी है ना, आपके बॉन्ड्स, आपकी ये सारी चीजें आ सकती हैं। तो बासिल 3 नॉर्म्स के बेसिस पे हमने बोला कि आपकी जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसमें कम से कम 10.5% तो आपका मतलब कैपिटल होना ही चाहिए, जिसमें 2.5 कैपिटल कंजर्वेशन बफर हो सकता है, जैसे मान लो और एडिशनल कैपिटल चाहिए अगर आपको, और दूसरा क्या है कि कुछ और भी चाहिए, जैसे मान लो कि हमने बोला आपके पास 10.5% एटलीस्ट होना चाहिए कैपिटल। अगर 100 रुपए के आपने लोन दिए हैं तो 10 रुपए 50 पैसे के आपके पैसे अपने बैंकों में आपके पास होने चाहिए। लेकिन आरबीआई ने बोला हम तो और बढ़ा के रखेंगे, हमें और अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन चाहिए, तो हमने बोल दिया 11.5%, ठीक है, ये हमें चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, राइट। तो अब ये जो है, अब ये अच्छी बात है कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, हमारे जो भारत में शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, उन्होंने जो बासिल 3 की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, यानी कि 10.5% की जो बात है, या फिर जो आरबीआई ने बोला 11.5%, ये उन्होंने अचीव करके रखा है। यानी कि ये कम चांसेस है कि भारत में जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है वो शायद कोलैप्स कर जाए या बैंकरप्ट हो जाए। ऑल्दो वी डू हैव, जहां पे हमने देखा है रिसेंट टाइम्स में कुछ बैंक से कोलैप्स हुए हैं, बट वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हुआ है। स्टिल इवन आपने देखा होगा कि जो भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें ये चीजें आती हैं, उनमें दिक्कत आता है कि उनके पास जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी कि जो उनका कैपिटल है वो काफी कम है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, उनको कैपिटल देती है कि भैया हम एक काम करते हैं, आपको कैपिटल देते हैं,
जिसके चलते आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो हाई रहे और आप अच्छे से फाइनेंस कर पाओ। इसी को हम बोलते हैं रिकैपिटलाइजिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आपने कैपिटल दोबारा डाला है, फंड दोबारा डाला है, जिसके चलते आपकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को हम अच्छे से कर पाए, है ना। ठीक है, तो क्यों, अब ये समझ में आ रहा है कैसे किया जा रहा है। हाँ, तो रिकैपिटलाइजिंग ऑफ पीएसबी का मतलब क्या हुआ, हम उन्हें कैपिटल दे रहे हैं सो दैट उनकी चीजें अच्छी हो सके। अब ये गवर्नमेंट कर कैसे रही है, दो तरीके से गवर्नमेंट इस चीज को कर रही है। पहला, एक तो उन्होंने बोला कि हम अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कुछ पैसे को रेज करेंगे, या फिर कुछ पैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालेंगे, या कुछ पैसे हम जो बजट से आप में एलोकेट कर देंगे, आपको फंड दे देंगे। ये तरीका हो गया बजटरी रिसोर्सेज के थ्रू, ठीक है। और दूसरा क्या है कि हम रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड, हम बॉन्ड इशू कर देंगे, उस बॉन्ड के थ्रू आपके पास पैसे आ जाएंगे, तो अगेन आपके पास भी कुछ कैपिटल तो आ जाएंगे। सो दैट इज हाउ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिकैपिटलाइज पीएसबी। व्हाई इट इज रिकैपिटलाइजिंग पीएसबी, ताकि इसका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है, एज पर दी आरबीआई इट इज 11.5%, और अगर हम बासेल नॉर्म्स के बारे में बात करें तो इट इज ऑलमोस्ट 10.5%। ठीक है, चलो आई थिंक आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड बासेल नॉर्म्स के बारे में जितनी भी कंफ्यूजन होगी, आई होप कि आप लोगों को समझ में, एंड यू माइट हैव लाइक अंडरस्टूड इट, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। सो दिस इज निखिल दुबे साइनिंग ऑफ।